Hello everyone, welcome back to our YouTube channel SSB से SSC तक। I am Preeti Allahabad, selected as Delhi Police Sub Inspector through CPO 2023 with All India rank 137। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छी खासी चल रही होगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि मैम हमारे मॉक्स में मार्क्स स्टक हो जाते हैं, मार्क्स इंप्रूव ही नहीं होते, उसके पीछे क्या रीज़न है, इस चीज़ को हम कैसे टैकल करें, क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी क्वेरीज, ऐसी कमेंट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली अपने यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे भी। तो मुझे लगा ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है और अभी ये टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को शेयर करने के लिए। तो फिर मैं इसी टॉपिक के रिगार्डिंग एक प्रॉपर वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ, कि हमें जब तक हमें प्रॉब्लम का नहीं पता होगा हम उसके सल्यूशन पर कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि जाने समझे कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ हमसे अभी भी कुछ कमियां हो रही है जिसकी वजह से हमारे मार्क्स इंप्रूव ही नहीं हो रहे। तो उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। फिर जितने भी हमें लगता है कि इस प्रॉब्लम के पीछे जितने भी रीजंस हैं उनको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे और फिर मैं आपको उनके सोल्यूशन भी प्रोवाइड करने वाली हूँ कि क्या चीज़ आप करके अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं इस लास्ट मंथ में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। कोई भी हमारा एग्जाम होता है तो हमारा सबसे पहले टारगेट क्या होता है, हम उस एग्जाम को अच्छे से स्टडी करते हैं, अच्छे से एनालाइज करते हैं, सारी चीज़ों को रिसर्च करते हैं और फिर हम आते हैं उसके सिलेबस पे। सबसे पहला टारगेट तो हमारा सिलेबस ही होता है। तो जब हमें सिलेबस अच्छे से पता होगा फिर हम उस सिलेबस को करते हैं। सिलेबस हमने कर लिया, फिर प्रैक्टिस के लिए हमें मॉक्स चाहिए, मॉक्स हम दे रहे हैं। फिर तीसरी चीज़ आती है कि हाँ हम मॉक्स कैसे एनवायरनमेंट में दे रहे हैं, क्या कुछ हमारा मतलब कहाँ हम मॉक्स दे रहे हैं, कैसे हम दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो फैक्टर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम को इन्फ्लुएंस करती है, जिसका इफेक्ट आपके पेपर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ता है। तो यही रीजंस हैं जिनसे आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे। तो कोशिश हम करेंगे कि हाँ कैसे ये फैक्टर्स आपके मार्क्स को अफेक्ट कर रहे हैं और फिर क्या हम करें, क्या हमारा सोल्यूशन हो कि जिससे हमारे जो स्टक्ड मार्क्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हाँ ये वही तीन फैक्टर्स कि कौन कौन से हमारे एग्जाम को इफेक्ट करते हैं। वही कि हमारा सिलेबस, क्या कुछ सिलेबस है, कैसे हमने किया है, उसके बाद फिर मॉक्स हमने कैसे लगाए हैं, प्रैक्टिस हमने कितनी की है, और उसके बाद फिर एनवायरनमेंट कि हाँ हम कहाँ मॉक लगा रहे हैं, कैसे हम मॉक लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें कि एग्ज़ाम में आपके रियल एग्ज़ाम का प्रेशर क्या कुछ होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों से आपका स्कोर इफेक्ट होता है। तो आज बस इन्हीं सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और उनके सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी कि हाँ आप चीज़ों को कैसे कर सकते हैं जिनसे कि आपका ये रुका हुआ स्कोर इम्प्रूव हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रीज़न की तरफ हम चलते हैं। तो वो है हमारा सिलेबस सबसे पहले फैक्टर है सिलेबस। तो सिलेबस की अगर बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरह के बच्चे होंगे जिनका मार्क्स अभी नहीं इंप्रूव हो रहा। हालांकि बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कंप्लीट हो चुका है, वो भी कहीं ना कहीं स्टक कर रहे होंगे। तो उनको तो सिर्फ यही काम करना है कि अपने मार्क्स से वीकनेसेस देखें, उन पे काम करें, आपका इम्प्रूव आराम से हो जाएगा। बात ये उन बच्चों की है कि हाँ जिनका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ, जिनके मार्क्स 130, 140 और 150 के बीच में ही स्टक्ड हो चुके हैं, उन बच्चों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहले रीज़न क्या हो सकते हैं सिलेबस की कैटेगरी में हम चेक करें तो आपने या तो आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं किया, कंप्लीट तो किया है बट आपने उसको फिर प्रॉपरली नहीं किया, मतलब कि आपने कुछ टॉपिक्स को थोड़ा लाइटली किया है, उनको अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। और अगर आपने कंप्लीट भी कर लिया है बट आपकी प्रैक्टिस उतनी नहीं है जितनी की रिक्वायर्ड है। ये तो थी वो तीन प्रॉब्लम्स सिलेबस से रिलेटेड कि जिनकी वजह से आपका अभी मार्क्स नहीं बढ़ रहे। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? उन बच्चों के लिए जिनका अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, उनके लिए मैं प्रॉपर ये एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले आई हूँ क्योंकि अभी आपके पास लास्ट मंथ है तो आप सारी चीज़ें तो नहीं कर सकते। आपको कुछ ऐसी गिनी चुनी चीज़ें चाहिए जिनको अभी आप इस लास्ट मंथ के अंदर कर ले और इनसे आपको
ज़्यादा आउटपुट मिले। तो वही मैं टॉपिक्स लिख के लाई हूँ जिनसे जो आप अभी इस लास्ट मंथ में भी अच्छे से कर लेंगे तो फिर भी आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमारे पास है टेंस आपको अच्छे से करना है। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, इस टॉपिक को अच्छे से करिए। उसके बाद वर्ब में बेसिक और एडवांस वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसको अच्छे से करना है। आर्टिकल्स यूजुअली हम इस टॉपिक को छोड़ते हैं और फिर जब एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं तो छोड़ते हैं हम, उसके कारण फिर हमारी वो छोटी छोटी बारीकियां अच्छे से नहीं होती, अच्छे से प्रिपेयर नहीं होती, जिसके कारण फिर हम इन इतने इजी क्वेश्चंस को भी वहां पे रॉन्ग करके आते हैं। ये वो वाली चीज़ है कि हाँ, हम इजी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनको करते नहीं, और जिससे कि फिर हमारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो इसको अच्छे से करना है। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप कुछ ऐसे टॉपिक है जिन पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, जैसे कि एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रेपोजिशन का बच्चों को बहुत ही दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब से रानी मैम का पूरा मतलब उनकी पूरी प्लेलिस्ट है प्रेपोजिशन की, तो वो आप देख लीजिए। वहां से इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन जो आपको लगे उनको नोट करिए, फिर उनको बार बार रिवाइज करिए। इससे आपका ये वाली चीज भी अच्छे से कवर हो जाएगी। और वोकैब का तो यही है कि जितना हो सकता है आपको उतना क्रैम करना है, उतना आपको चीजों को रटना है वोकैब वाले सेक्शन में। कॉम्प्रिहेंशन पे मैं आपको प्रॉपर वीडियो दे चुकी हूँ, अभी आपके पास टाइम है। ये चीज तो आपको खुद से ही करनी होगी और खुद की ही प्रैक्टिस से ये चीज इंप्रूव होगी। इसके लिए आपकी कोई इतनी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, बस आपको चीजें बता सकता है कि हाँ आपको किस डायरेक्शन में चीजें करनी है, बट एट द एंड आपको खुद करना होगा ये वाली चीज। ये सब था हमारा इंग्लिश का कि हाँ वो बच्चे जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है वो अब इस लास्ट टाइम में क्या कुछ करे कि हाँ उनका स्कोर इम्प्रूव हो जाए। उसके बाद है मैथ्स वाले टॉपिक पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास करीब 20-21 टॉपिक हैं, बट मैं कुछ ऐसे टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको आप अगर करके जाओगे अच्छे से, या फिर कुछ ऐसी चीजें जिनके बेसिक फॉर्मूलाज अगर आप अच्छे से कर लोगे तो यहाँ से भी आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे तो आप करना तो सारा ही सिलेबस चाहिए, बट बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिलेबस ही नहीं है, वो डिमांड कर रहे थे कि हाँ उन्हें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मिले जिससे कि वो चीज़ें इजीली कर पाएं। तो मैथ्स की बात करें, मैथ्स में अलजेब्रा आपको ज़रूर करना है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 2-3 क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास 50 क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से करना है। यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पावर वाला ही आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, और वो 4 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो हैं इस टॉपिक की वो भी आपको अच्छे से करनी है। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज का आपको क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है, इलेक्शन वगैरह वाला, वो थोड़ा अच्छे से कर लीजिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, इसका सेकंड प्रोपोर्शन निकालो, उन चीज़ों को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद ज्योमेट्री को आप छोड़ के नहीं चल सकते, यहाँ से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर एक बार बेसिक भी कर लोगे ना ज्योमेट्री का तो भी चीज़ें आपको काफ़ी समझ में आ जाएंगी। मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। यहाँ से जनरली क्वेश्चन वो आते हैं कि हाँ एक बड़ा स्फीयर है, छोटे स्फीयर्स बनाए हैं, छोटे स्फीयर से एक बड़ा स्फीयर बनाया है, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि हाँ 2 डिस्काउंट इक्वल टू विच वन ऑफ द ऑप्शन वाला, कि 2 डिस्काउंट हमारे इतने हैं, वो थर्ड कौन से डिस्काउंट के इक्वलेंट होगा। वैसे वैसे क्वेश्चन काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, अगर आप एक बार करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी और इनसे आपका काफ़ी इंप्रूवमेंट होने वाला है। उसके बाद नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ, ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ का सिंपल से फॉर्मूलेज है, उनको देख लोगे वहां से भी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। ट्रिगो के एटलीस्ट रेशियोज आपको अच्छे से होंगे याद, रेशियो से सीधा मतलब आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं सीधा सीधा, तो वो चीज़ें आप कर लोगे यहाँ से। टाइम एंड वर्क सभी कर लेते हैं इस टॉपिक को, बट आता है अच्छे से करना है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। एवरेज भी थोड़ा ईजी सा ही है, तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से करना है। ये वो टॉपिक थे कि हाँ जिन टॉपिक्स को आपको कंपल्सरी है आपको करके ही जाना है। यहाँ से आपको डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 80 to 85% मैथ्स आपको पूरा यहाँ से मिल जाएगा। बाकी डीआई की बात, वो तो आपकी कैलकुलेशन और आपका जो
अलग है, उन सब से ही आप DI सॉल्व आराम से कर लोगे। तो ये था मैथ्स का। इसके अलावा अगर हम GS की बात करें, GS का सिलेबस भी काफ़ी वास्ट होता है, बच्चों को समझ नहीं आता कि हाँ हम कौन सा टॉपिक छोड़े और कौन सा करें। तो यहाँ पे आपको पॉलिटी करनी है। पॉलिटी में खासकर उन चीज़ों पे ध्यान देना है कि आर्टिकल्स कौन से हैं, अमेंडमेंट्स कौन सी है, इन चीज़ों को अच्छे से रटने वाली चीज़ें हैं। एक बार कर लोगे उसके बाद बस रिवाइज करते रहना है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसके अलावा हिस्ट्री आपको करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मेडिवल हिस्ट्री पे भी, एंशियंट हिस्ट्री से इतना नहीं बट फिर भी आपको चीज़ें आनी चाहिए। ज्योग्राफी अच्छे से कर लेना। ये पॉलिटी रिपीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है साइंस। साइंस से आपके पास बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सीधा सीधा फैक्ट्स मिलने वाले हैं, बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से। तो साइंस को ज़रूर करें, अच्छे से करें। आप यहाँ पे एनवायरनमेंट छोड़ सकते हो, इकोनॉमिक्स छोड़ सकते हो, बट ये वो चीज़ें हैं जो आपको कंपलसरी करनी ही करनी है। इसके अलावा स्टैटिक जीके के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए परमार सर की जीके की PYQ सीरीज़ जो वो करवाते हैं, उस कोई भी एक सीरीज़ को आप अच्छे से कर लीजिए। वहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिससे कि आप खुद देखना एग्ज़ाम में आपको वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये था वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जो बच्चे जिनका अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, वो इन टॉपिक्स को करके अपना सिलेबस कर सकते हैं। कुछ हद तक आपका यहाँ से अच्छे से कर लोगे तो यहाँ से ही आपका सिलेबस, यहीं से आपका स्कोर अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। तो अब हम अपनी नेक्स्ट जो हमारी मिस्टेक है जो हम करते हैं उस पर काम करते हैं। अब वो वाले बच्चे जिन्होंने कंप्लीट तो कर लिया है बट अच्छे से नहीं किया, तो उनको क्या करना है? अब आप मॉक्स तो लगा ही रहे हो, तो अब आपको रिकग्नाइज करनी है आपकी वीकनेसेस, आपकी वीक एरियाज। जब आप मॉक लगाओगे तो आपको 1-2 मॉक से ही आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हम कौन सी चीज़ में बार बार मिस्टेक कर रहे हैं। तो फिर आपको बस उन मिस्टेक्स पे काम करना है, और फिर नेक्स्ट जब आपने काम किया, प्रैक्टिस की, फिर बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है, फिर जो आपने सीखा है उस चीज़ को आपको फिर अपने नेक्स्ट मॉक में इम्प्लीमेंट करना है। ये उन बच्चों के लिए था कि जिन्होंने कर तो लिया है बट इक्का दुक्का टॉपिक उन्होंने लाइटली किया है, तो उस पर आपको रिकग्नाइज करके वो चीज़ें काम करनी है। अब वो बच्चे जिन्होंने हाँ कंप्लीट तो कर लिया है बट उनकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई, उनके लिए यही सोल्यूशन है कि आप किसी भी PYQ बुक को उठाइए जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि हाँ मुझे मैथ्स में ज़रूरत है, मुझे इंग्लिश में ज़रूरत है, या मुझे इंग्लिश में ज़रूरत है, या मुझे GS में ज़रूरत है, तो आप किसी भी PYQ बुक को उठाइए और जितना हो सकता है उतने क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि अल्टीमेटली SSC इज़ ऑल अबाउट PYQs। यहीं से आपका कॉन्फिडेंस आने वाला है, यहीं से आपको चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो ये था वो सारी चीज़ें जो सिलेबस से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैंने वो आपके साथ डिस्कस की, फिर उनके सोल्यूशंस भी बताए। अब वो चीज़ें जो हम मॉक्स में करते हैं, गलतियां जिनकी वजह से हमारे मार्क्स नहीं इंप्रूव होते, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि हाँ हम पूरा मॉक ही नहीं दे पाते, हमारी इतनी स्पीड ही नहीं है, हम क्वेश्चन ही नहीं देख पाते, हमारा तो पेपर ही छूट गया, टाइम ही कम रह गया। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सक्यूजेज होते हैं बच्चों के, तो वही चीज़ हम देखेंगे। और उसके अलावा खुद कुछ गलतियां हम खुद से भी करते हैं। हम एग्ज़ाम को रियल एग्ज़ाम ना सोच के बस ऐसे ही लाइटली लेते हैं जब हम मॉक देते हैं। फिर जब हमने सबमिट किया उसके बाद जब रिजल्ट आया तो फिर हमें लगता है कि काश मैं कर लेता अच्छे से। तो वही चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाँ वो बच्चे जो मॉक को ही पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। आप में से कई बच्चे होंगे ऐसे जो अभी मॉक लगा रहे हैं बट उनका मॉक ही नहीं कंप्लीट हो रहा, वो पूरे क्वेश्चन ही नहीं देख पा रहे, बस उनसे इंग्लिश ही हो रही है, GS हो रही है, रीजनिंग हो रही है, मैथ्स उनसे हो ही नहीं पा रहा। तो आपको ये सब कैसे सीखोगे, आप कैसे करोगे ये? आपको आपकी स्पीड पे काम करना होगा। स्पीड पे काम कैसे करेंगे? आपको लग रहा है कि हाँ मैं मैथ्स में मेरा पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, मैं GS में नहीं कर पा रही, मैं इंग्लिश में नहीं कर पा रही, तो आपको फिर उस सब्जेक्ट के सेक्शनल मॉक्स देने होंगे। सेक्शनल मॉक्स से आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। जब आप ऐसे एक एक सब्जेक्ट के सेक्शनल मॉक दोगे ना और फिर आप उनको लास्ट में अपने फुल मॉक में कंबाइन करोगे, तो आप खुद देखना आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है। अगर जैसे मान लीजिए अभी आप मॉक दे रहे हैं और आपके मार्क्स 140 के करीब हैं, तो कुछ दिन अभी हफ्ता 10 दिन मॉक देना छोड़िए और सेक्शनल मॉक्स पे काम करिए। यहाँ से आपकी स्पीड बढ़ाइए, फिर उसके बाद फिर से मॉक पे जाइए, फिर देखना आपका कैसे एकदम से इम्प्रूव होता है स्कोर। ठीक है, इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज द आर्ट ऑफ स्किपिंग क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है और कौन सा क्वेश्चन आपको फर्स्ट गो में ही अटेम्प्ट करना है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को तो गांठ बांध लीजिए कि जब भी आप मॉक दोगे तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चन आपको
स्किप करने हैं। मैथ्स में खासकर वो क्वेश्चन जिनकी स्टेटमेंट काफी ज्यादा लेंदी है, आपको चीजें समझ नहीं आ रही, तो आपको वो क्वेश्चन फर्स्ट गो में अटेम्प्ट करना ही नहीं। उसके लिए आपके पास लास्ट में टाइम बच जाएगा। जो टाइम आप ये 2-4 क्वेश्चन में लगा रहे हो ना, इतना इतना टाइम, उसकी वजह से जो आपके वो लास्ट में छूटने वाले हैं 10-15 क्वेश्चन, वो ज्यादा ही आपको दुख मिलने वाला है उन चीजों से। बल्कि अगर आप ये 4-5 क्वेश्चन छोड़ दें, उतना दुख आपको इनका नहीं होने वाला जितना कि आप वो लास्ट में 15-20 क्वेश्चन छोड़ोगे उनसे आपको मिलने वाला है। तो बेटर यही है कि इनको अभी फिलहाल के लिए स्किप करिए। जब आपका पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए उसके बाद आपके पास डेफिनेटली टाइम बचेगा, क्योंकि खाते टाइम यही क्वेश्चन हैं। ये आप अगर आप स्किप कर दोगे पहले, तो बाद में आपके पास टाइम बचेगा, देख लेना। उसके बाद फिर आप दोबारा से आइए इन क्वेश्चंस पे, फिर आप आराम से डेफिनेटली कर दोगे, क्योंकि आप पहले ही सारा कर चुके हो, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, तो फिर आप इन क्वेश्चंस को भी आराम से कर दोगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हाँ आपको कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं। मैथ्स में अच्छा मेरा थोड़ा यहाँ पे मैं थोड़ा ढीला हूँ या ढीली हूँ, तो वो चीज़ें मैं थोड़ा स्किप करके चलूंगी। इंग्लिश में मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मुझे ये वाली चीज़ स्किप करनी है। जो भी आपको लगता है, आपकी वीकनेसेस जो भी हैं, जहाँ पे थोड़ा आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो, उन चीज़ों को आप फर्स्ट गो में नहीं करने वाले। उसके बाद अगर आप अभी मॉक्स लगा रहे हो, तो आपका सीक्वेंस पहले से ही डिसाइड करना है कि हाँ आप कौन सा सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करने वाले हो। पेपर में जाके नहीं आपको इस चीजें सोचनी कि हाँ मैं ये वाला सेक्शन कर लूँ, ये वाला सेक्शन कर लूँ। वो चीजें अगर आपके पहले से ही डिसाइड होंगी तो डेफिनेटली आपका टाइम बचने ही वाला है ना। टाइम बचेगा तभी तो आप पूरा पेपर कर पाओगे। एक वहां पे आप बैठ के पहले सोच रहे हो कि हाँ मैं अभी मैथ्स लगा लूँ, अभी मैं रीजनिंग लगा लूँ, वो चीजें आपको पहले से डिसाइड करके रखनी है। आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि हाँ मेरा इस सेक्शन में इतना टाइम जाता है, इस सेक्शन में इतना टाइम जाता है, मैं चीज़ों को कैसे करने वाला हूँ, कैसे पूरा रोड मैप आपके पास होना चाहिए। जब भी आप मॉक को अटेम्प्ट करें उससे पहले आपके पास प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि हाँ आप चीज़ों को करोगे कैसे। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये मॉक्स की स्किल्स हैं जो आपको मॉक्स देने से ही आएंगी। उसके बाद है कि वो वाले बच्चे जो मॉक्स को लाइटली लेते हैं, आप मॉक्स लगा रहे हो और उसको एकदम लाइटली ले रहे हो और फिर उसके बाद बोल रहे हो कि मैम हमारे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे, हमारे तो मार्क्स स्टक हो गए हैं। उस चीज का सोल्यूशन तो आप खुद ही हो ना। आपको पूरे एफर्ट्स करने हैं, पूरी कोशिश करनी है, एक एक सेकंड आपको यूटिलाइज करना है आपके मॉक का। आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपके पास 2 घंटे हैं, उनको पूरा यूटिलाइज करो, पूरा अच्छे से दो मॉक। एक एक सेकंड को अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि बाद में रेग्रेट ना हो। एग्जाम के टाइम जब आप वहां पे रियल एग्जाम में बैठोगे ना, तब वहां पे आपको बच्चे ऐसे मिलेंगे जो पेपर में सो रहे हैं क्योंकि उनकी सेटिंग ही नहीं बन रही। वो चीजें आपको अभी बनानी है ताकि आपके साथ ये वाली चीजें ना हो वहां पे एग्जाम के अंदर। तो ये था कि हाँ मॉक्स में जो हम गलतियां कर रहे हैं जिनसे हमारे मार्क्स स्टक हो चुके हैं, आशा हूं कि इन कमियों पे आप काम करोगे। ये सारी चीजें आपके खुद के हाथ में हैं, खुद से आपको इन पे काम करना होगा, तभी आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे आप काम करके अपने 10, 15, 20 मार्क्स आराम से बढ़ा सकते हो। काम करिए इन पे। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज दैट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट अब कैसे इंपॉर्टेंट है और क्या कुछ होता है। देखिए आप एग्जाम दे रहे हो तो वो रियल टाइम एग्जाम वाले सिनेरियो, वो एनवायरमेंट आपको अभी से फेस करना होगा, अभी से फील करना होगा कि हाँ रियल एग्जाम में वहां पे ऐसे टाइम ऐसे निकल रहा है, बच्चे बैठे हैं, पूरा कंपटीशन का मतलब पूरा एकदम लग रहा है कि हाँ 35 लाख की भीड़ वाला सीन। वो चीजें ना आपको अभी से लेके चलना है एकदम। आप खुद को वो प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा हम दूसरी चीज क्या करते हैं, उस एग्जाम प्रेशर में हम बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो प्रेशर वाली चीजों को हम कैसे हैंडल करेंगे। अल्टीमेटली मॉक्स लगा के ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जितने मॉक्स लगाओगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ये जो मॉक्स का फियर है ये उसको फेस करने से ही जाएगा। जब तक आप उस चीज को करोगे ही नहीं तो उस चीज में आप कॉन्फिडेंस कैसे हो जाओगे। किसी भी चीज में अगर आपको इंप्रूव करना है तो उस चीज को फेस करना ही होगा। याद रखें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, चीजों को अभी अच्छे से करिए। उस जो आपका मॉक्स का फियर है ना दूर करने की कोशिश करें, अभी उसको फेस कर लीजिए ताकि रियल एग्जाम में एकदम आप यूज टू हो जाओ और एकदम कंफर्टेबल से बैठे हो और बस आराम से अपना पेपर दे रहे हो। अभी इतने मॉक्स लगा लो ना कि रियल एग्जाम तो आपको एग्जाम लगने ही नहीं वाला, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स पे बात करें, सिली मिस्टेक्स पे मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बना चुकी हूँ, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बट फिर से यही चीज सिली मिस्टेक्स को दूर करने के लिए कि आपको आपकी सिली मिस्टेक्स नोट करनी है और जब भी आप अपना नेक्स्ट मॉक दें उससे पहले उन सारी मिस्टेक्स को एक बार पढ़ लो
ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में हों और फिर आप वही सेम मिस्टेक दोबारा ना करो। है आपकी सिली मिस्टेक्स आपको नोट करनी है, छोटी छोटी बॉक्स बना के लिख लीजिए। मैं भी ऐसे करती थी, इससे ही चीज़ें इंप्रूव होंगी। ठीक है, तो ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हो जिनकी वजह से आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे। अब ये सब बता दिया, सोल्यूशन मैंने बता दिया। अब आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज के लिए, वो है कि सब कुछ मैंने बता दिया, बट आप अपनी कमियां, अपने रीजन की आपके क्यों मार्क्स स्टक्ड हैं वो आप खुद ही पहचानने वाले हो। वो आपके लिए कोई नहीं करने वाला, वो आपको खुद से ही करना है। और फिर मैंने आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया, बस फिर आपको उस अकॉर्डिंगली काम करना है। और पेशेंस रखिए, मेहनत करते रहिए, चीजें इतनी जल्दी नहीं होती। बस आपने जो स्ट्रेटेजी बना ली, जिस चीज को आप फॉलो कर रहे हो, थोड़ा टाइम दो उस चीज को, उसके लिए थोड़ा काम करो, तभी आपको आउटपुट मिलने वाला है। ऐसे इंस्टेंटली सक्सेस नहीं मिलती, उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और वो सक्सेस भी क्या जो अब यूं ही मिल जाए। सक्सेस तो वही है ना जो हाँ कि आपको लगे कि हाँ मैंने मेहनत की है, उसके बाद जब मिलेगी ना वही रियल सक्सेस होती है। और उसके बाद जो आपको खुशी मिलेगी, दैट इज द डिफरेंट। ठीक है, बस। और मॉक्स दें तो उसमें अपना 100% जरूर दें, तो को लाइटली ना लें। और कुछ टिप्स मैं जो अब आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये मतलब एग्जाम के लिए नहीं, आपकी रियल लाइफ के लिए भी है। आपको आपके लिए खुद से ही पढ़ना होगा। मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हूँ, सोर्सेज मैं बता सकती हूँ, स्ट्रेटेजीज मैं बता सकती हूँ, कमियां मैं बता सकती हूँ, सब कुछ मैं बता सकती हूँ, बट एट द एंड चीज़ें आपको खुद से ही करनी है। आपके लिए कोई नहीं करने वाला, आपको खुद पे काम करना है, खुद के लिए करना है, क्योंकि आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता। जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे, खुद से अपनी चीज़ों को नहीं ठीक करने वाले, तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। खुद के लिए पढ़ाई कर रहे हो, खुद आपको ही नौकरी मिलने वाली है, उसके बाद आपकी ही जिंदगी संवरने वाली है। तो बस इसी चीज़ को सोच के लग जाइए, मेहनत करते रहिए। और कुछ दिन की तो बात है, थोड़े दिन पढ़ना है, उसके बाद थोड़ी ना पढ़ना है इतना, बस पढ़ लीजिए थोड़ा। और वही चीज़ की सोर्सेज ना बदले बार बार, आप जिस चीज़ से पढ़ रहे हो उस चीज़ पे रिलाई करें और फिर बस उसी चीज़ को मल्टीपल रिवाइज करते रहिए। कंसिस्टेंसी ही की है एसएससी के एग्जाम्स को निकालने के लिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, बट लगातार पढ़ते रहिए। दैट इज द ओनली की टू सक्सीड इन एसएससी एग्जाम्स। तो ये सब था कि हाँ हमारी क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं और कैसे हमें उन पे काम करना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट बहुत यूजफुल रहने वाली है आपके लिए। थोड़ा स्पीड ज़्यादा करके देख सकते हैं, बट देखिए ज़रूर और पहचानिए कि आपकी क्या गलती है, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं उस पे काम करिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और डाउट, कोई और दिक्कत आ रही है, कोई और आपका डाउट है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं उस चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ, उसके लिए उस चीज़ पे काम कर सकूँ आपके लिए। और अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSB से SSC तक। थैंक यू।